स्टूडेंट्स, एक बार पुनः टीटीसी एलआरडीसी जोधपुर और जीपीसी बीकानेर की यूट्यूब चैनल के लेक्चर सीरीज़ में हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। मैं हितेश सैनी, लेक्चर फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। अप्लाइड फिजिक्स का जो अभी सिलेबस है वो थोड़ा उसको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन यूनिट 4 जिसका इलास्टिसिटी चैप्टर है, दैट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट लेक्चर फॉर यू। सो हम स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता क्या होती है। तो इससे पहले अपने पास बेसिक कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए जिसको अपन माइंड में सेट रखते हैं। जैसे सिंपली अपन पदार्थ की बात करें तो पदार्थ जो होता है वह प्रकृति की वह रचना जिसका द्रव्यमान एवं आयतन होता है। तो प्रकृति की वह रचना जिसका द्रव्यमान एवं आयतन होता है पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं पदार्थ की, तो पदार्थ की 3 अवस्था हम बेसिकली पढ़ते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था इसकी प्लाज्मा होती है, जिसके बारे में अपने को इसमें चर्चा करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस की पहचान किस तरह से की जा सकती है। तो ठोस, द्रव और गैस आपने रसायन विज्ञान में या बेसिक साइंस में भी आपने पढ़ा होगा। तो इनकी मुख्यतः अपन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपन डिफाइन कर सकते हैं कि जो इन पदार्थों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपन इसको पहचान कर सकते हैं कि ठोस कौन सा होगा, द्रव्य कौन सा होगा, गैस। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की जो बात है विच इज डिपेंड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और यू कैन से पार्टिकल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर आणविक दूरी ठोस की बात करें तो वो न्यूनतम होती है। कारण क्योंकि ठोसों के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अणुओं के मध्य जो आपका अंतराण्विक बल होता है वो अत्यधिक लगता है तो वो उसको कठोरता के साथ बांधे रखता है। ठीक है, तो उनके मध्य दूरी बहुत कम होती है। ठीक है, और जो ठोस होते हैं उनका आकार और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। सिमिलरली अगर अपन बात करें यहाँ पे गैस की बात करें तो गैस के जो अणु होते हैं उनकी अंतराण्विक दूरी, इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होती है इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है अपन कह सकते हैं कि वो विच इज़ वेरी लेस कंपेरिजन टू द सॉलिड की अपन बात कर सकते हैं, यहाँ पे ठोस की अपन बात कर सकते हैं। जबकि आकार निश्चित, जबकि अपन द्रव्य की बात करें तो द्रव्य जो होता है वो इन दोनों ठोस और गैस जो आपकी अवस्था होती है उनके बीच में पाया जाता है, और उसमें भी जो अंतराण्विक दूरी होती है वो ठोसों से कम होती है और गैसों से उसकी ज़्यादा होती है। तो ठीक है, तो ये इसकी एक बेसिक बात है, अपन यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ की सिंपल सी बात आपकी ये आप निर्भर की आती है। उसके बाद अगर अपन चलते हैं कि प्रत्यास्थता क्या होती है, तो प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी, वैसे वस्तु को अपन 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं जिसके बारे में अपन अभी अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में तो सिंपल सी बात होती है कि प्रत्यास्थता होती क्या है। तो प्रत्यास्थता का किस प्रकार से अपन डिफाइन करें। तो प्रत्यास्थता जो होता है वो आपका विरूपक बल या कोई बाहरी बल अगर अपन किसी वस्तु पर लगाते हैं, बॉडी पर अपन लगाते हैं, तो वस्तु जो होती है उसकी आकृति और आकार और उसके अथवा दोनों में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन जो विरूपक बल होता है उसको जब अपन हटा देते हैं तो उस कंडीशन में वो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था ले लेती है। तो यहाँ पर अपन ने विरूपक बल की बात की, डिफॉर्मिंग फोर्स की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द इलास्टिसिटी तो अपन एक बार विरूपक बल की अपन बात कर लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर कोई भारी बल लगाया जाए तो वस्तु का आकार अथवा आकृति अथवा दोनों ही बदल जाते हैं, जिससे वस्तु विकृत हो जाती है, और इस बल को विरूपक बल और यह क्रिया विरूपक कहलाती है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको इंग्लिश में अपन विरूपक बल को डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इफ़ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट देन द शेप और साइज और बोथ of the object changes, due to which
the object is deformed. This force is called deforming force and this action is called deformation. ठीक है, राइट। तो यहाँ पे अगर विरूपक बल, एक्सटर्नल फोर्स, राइट, अगर अपन किसी वस्तु या पदार्थ के ऊपर लगाते हैं तो उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन वो ले आता है। ठीक है, तो यही विरूपक बल को अपन प्रत्यास्थता की परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं कि यांत्रिकी में प्रत्यास्थता पदार्थ की उस गुण को कहते हैं, राइट। यहाँ पे जो प्रत्यास्थता होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, राइट, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द एनी बॉडी। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये किसी भी पदार्थ का गुण होता है। अगर इस पे अपन कोई विरूपक बल लगाते हैं, भारी बल लगाते हैं, तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है, वस्तु में आकार में परिवर्तन हो जाता है, उसमें विकृति आ जाती है। बट किंतु अगर अपन वहाँ से उस भारी बल, उस विरूपक बल को हटा दें, उस वस्तु के ऊपर से उसको रिमूव कर दें, तो वस्तु अपनी एक्चुअल स्थिति वापस प्राप्त कर लेती है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, और यू कैन से बॉडी, बाय वर्च्यू ऑफ विच ए ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज or both after the removal of deforming forces is called elasticity and such object is called elastic object। तो जो इस प्रकार का जो वस्तु, इस प्रकार का जो गुण रखता है कि अगर उस पर अपन कोई भारी बल लगाते हैं और वो अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में वापस लौट के आ जाती है, तो उसको अपन गुण को अपन प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, और उस वस्तु को अपन प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। मोस्टली तो यह गुण जो है आपका वो तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन यहाँ पे अगर ठोस की बात करें तो यह मुख्यतः ठोस पदार्थों का गुण धर्म होता है। ठोस अवस्था में किसी पदार्थ का आयतन आकार निश्चित होता है। इस कारण अणु अपनी साम्यावस्था अर्थात संतुलन की अवस्था में रहते हैं। तो वही कंडीशन आ गई, अगर ये भारी बल अगर इस पे अपन लगाते हैं तो ये अपनी इक्विलिब्रियम अवस्था से, साम्यावस्था से विचलित हो जाता है, जिसके कारण पदार्थ विरूपित हो जाता है। और विरूपित हो जाने के कारण, ठीक है, इस पदार्थ का जो अणु है, उनकी अणु की साम्यावस्था से अणु जो पदार्थ की जो अणु हैं वो अपनी साम्यावस्था से विचलित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस विचलन हो जाने के कारण पदार्थ में एक आंतरिक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेटेड इन बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ पे दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो अणु के साम्यावस्था से जब विचलित हो जाते हैं, हो जाने के कारण जो आपका यहाँ पे एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो जनरेट हो जाता है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, उन मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशन जो वहाँ पे डाइवर्ट हुई थी, उनको वापस उसी पोजीशन में पुनः, अणुओं को पुनः साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है ना। तो भारी बल अपने लगाया, उस भारी बल के विरोध में ये कार्य हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, वो अट्रैक्शन फोर्स होता है। जो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर तो वो वहाँ पे डाइवर्ट हो गई या डिफॉर्म हो गई, और जैसे ही अपन उसको हटाते हैं तो वो जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स है या इंटर रिस्टोरिंग जो फोर्स, रिस्टोरिंग मतलब वापस उसी कंडीशन में लाने की कोशिश करने वाला बल है, वो भारी बल के विरुद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो उसको प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन जो अपन ने कर ही लिया था कि जो प्रत्यास्थता जो होती है वो वस्तु का एक गुण धर्म होता है, जिसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं कि अगर उस पे से अगर अपन भारी बल को हटा देते हैं तो विरूपित हुई जो वस्तु है वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, प्रारंभिक शेप ले लेती है, तो प्रत्यास्थता कहलाती है। लेकिन इस प्रत्यास्थता की भी एक लिमिट होती है, जिसको अपन प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। कहने का मतलब प्रत्यास्थता का गुण पदार्थ में भारी विरूपक बल की अधिकतर सीमा तक ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है अपन ने भारी बल या डिफॉर्मिंग फोर्स की अपन बात करें, एक्सटर्नल फोर्स की अपन बात करें कि जितना मन आए उतना लगा देना, ये भी एक लिमिट तक ही होता है। इसकी भी एक अधिकतम सीमा ही होती है कि वो उसकी प्रत्यास्थता की गुण को बनाए रखे। उसके बाद अगर अपन उस लिमिट से ज़्यादा अगर अपन उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, भारी बल लगाते हैं, तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, वो वस्तु फिर इलास्टिक नहीं रहती, तो इन चीज़ों को समझने के लिए अपने को आगे डिस्कशन करेंगे। तो मुख्यतः तो अपन ने अभी इलास्टिक लिमिट की बात की, तो एक लिमिट तक की बात होती है।
तो वस्तु को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इस स्लाइड में अपन देखते हैं कि बेसिक बात कि वस्तु को अपन 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो होता है पूर्ण प्रत्यास्थ, परफेक्टली इलास्टिक वस्तु कौन सी होती है, तो जो वस्तुएं विरूपक बल हटा लेने के बाद पुनः पूर्व पहले की अवस्था प्राप्त कर लेती है वो परफेक्ट इलास्टिक कहलाती है। मतलब कंप्लीटली अपने पूर्व की अवस्था में आ जाती है वस्तु, तो वो आपकी परफेक्ट इलास्टिक कहलाती है। अगर बाहरी बल हटा लेने के पश्चात भी उसमें कुछ विकृति रह जाती है, उसमें डिफॉर्मेशन रह जाता है, डिफॉर्म वापस अपनी पूर्व की अवस्था में नहीं आती है, तो उसको प्लास्टिक कहते हैं। कहने मतलब स्थायी रूप से उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, उसको अपन प्लास्टिक कहते हैं। तीसरी जो आपकी वस्तु को अपन वर्गीकृत करते हैं वो दृढ़ पिंड होता है, रिजिड बॉडी होती है। तो रिजिड बॉडी क्या होते हैं, अगर जो उन वस्तुओं के ऊपर अगर अपन भारी बल लगा भी देते हैं या विरूपक बल लगाते भी हैं तो उसमें कोई विकृति नहीं आती है, अर्थात उनकी जो कणों की मध्य की जो दूरी होती है वो अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो जो सिंपल अपन ने यहाँ पे डेफिनेशन की है। स्टूडेंट्स, आप इन पॉइंट्स को अच्छे से उतार सकते हो, बुक्स की सहायता में आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मुख्यतः अपन इलास्टिसिटी की जो बात है वो अपन है, इलास्टिसिटी क्या होती है जनरली। ठीक है, तो अगर प्रत्यास्थता को अपने को समझना है तो उसके लिए अपन प्रतिबल और विकृति को अपने को पूरे को कम्प्लीटली पढ़ना होगा कि प्रतिबल और विकृति आपका क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं कि प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस। ठीक है, तो प्रतिबल सिंपल सी बात है, स्ट्रेस प्रति और बल की बात आ गई यहाँ पे। तो यहाँ जनरली तो इसकी डेफिनेशन अगर अपन बात करें तो जनरल डेफिनेशन तो इसका होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल भी एक फोर्स की ही मात्रक का होता है, बल का ही मात्रक होता है। वो जो प्रतिबल का मात्रक होता है वही बल का मात्रक होता है। लेकिन ये बल कौन सा बल है, इसको समझने के लिए अपने को जरूरी है कि पदार्थ पर बाहरी बल, परिभाषा, पदार्थ पर बाहरी बल या विरूपक बल लगाने के परिणाम स्वरूप पदार्थ में आंतरिक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल उत्पन्न होता है, आंतरिक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न यही आंतरिक प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। समझने की कोशिश करना। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन द सब्सटेंस एज ए रिजल्ट ऑफ exerting an external force or deforming force on the substance. This internal restoring force produced on the unit area of a substance is called stress. ठीक है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि वस्तु के ऊपर जब अपन एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें विकृति आ जाती है, डिफॉर्मेशन वहाँ पे आ जाता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपकी कण होते हैं, उनकी मध्य की जो अंतराणविक दूरी है वो विचलित हो जाती है। ठीक है, तो जो उनके बीच में भी एक आकर्षण बल लगता है ना। तो आकर्षण बल लगता है तो वो वस्तु भी आपस में क्या चाहते हैं कि वापस अपनी स्थिति में आने की कोशिश करते हैं, इक्विलिब्रियम अवस्था में। और ये बात तो सबको पता है कि यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी अपनी स्थायित्व चाहती है, अपना इक्विलिब्रियम चाहती है ना। तो वो भी अपने स्थायी अवस्था में प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे ही अपन उसको हटाते हैं तो वहाँ पे एक आंतरिक प्रत्यानयन बल लगता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स वहाँ पे जनरेट होता है, जो उनको पूर्व अवस्था में लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये बल, भारी बल के अपन डिस्कशन करेंगे तो ये आंतरिक प्रत्यानयन बल आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो इस पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल उत्पन्न यही आंतरिक प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। तो आप कह सकते हो प्रतिबल जो होता है वो आंतरिक प्रत्यानयन बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। तो डेफिनेशन आपकी मैथमेटिकली बात की। और अभी मैंने कहा संतुलन की अवस्था, संतुलन मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर बात की, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर अपन बात करें तो आंतरिक प्रत्यानयन बल जो होता है वो विरूपक बल के बराबर होता है, मतलब भारी बल के बराबर होता है। तो अपन यहाँ पे प्रतिबल को डिफाइन कर सकते हैं कि आंतरिक प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल बराबर होता है विरूपक बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यहाँ पे अपन क्रॉस सेक्शन एरिया को लेते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रतिबल सिंपल सी बात आ गई। तो प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो वही मात्रक होता है जो दाब का होता है। तो ऐसा ही पद्धति में इसको अपन पास्कल मात्रक भी कह सकते हैं या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसका वी में सूत्र
आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया गया था। V में सूत्र आपका होता है m1 l-1 t-2। यहाँ m जो डिनोट करता है वो द्रव्यमान के लिए, l लेंथ के लिए और t यहाँ पे होता है टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चीज़ें डिफाइन होती हैं कि प्रतिबल क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं। कि प्रतिबल 3 प्रकार के मोस्टली होते हैं। तो प्रतिबल अपन पहले बात करें कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इसको अपन कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? अक्षीय दिशा अथवा लंबाई की अनुदिश लगने वाले बल के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसको अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। क्या हुआ? एलोंग द लेंथ, लंबाई के अनुदिश जो आपका, अपन बात करें लंबाई के अनुदिश जो बल लगता है जिसके कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होता है वो आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाता है। तो अभी अपन समझने के लिए इस डायग्राम के अंदर समझेंगे। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है तनन प्रतिबल जिसको अपन टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, दूसरा आपका होता है संपीड़न प्रतिबल जिसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। राइट, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देखो मिडिल के अंदर एक रॉड दे रखी है जो आपकी एक्चुअल पोजीशन की जो एल लेंथ का लेफ्ट साइड में आपकी जो एक रॉड दे रखी है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है। ठीक है, लेंथ इसकी क्या है? कैपिटल एल है। तो यहाँ पे बीच वाला आप रोड देखो जिसके ऊपर मैं इस एल लेंथ के ऊपर नीचे की तरफ एक इसकी लंबाई के अनुदिश, मतलब यू कैन सी द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इस एकांक वस्तु के अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत एक बल F लगाते हैं L लंबाई के ऊपर, तो उसकी स्मॉल l लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो जो टोटल लेंथ अभी आपकी हो जाती है वो कैपिटल L प्लस स्मॉल l हो जाती है। तो बीच वाले इसकी रोड को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स एरिया, अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, नीचे एक सर्किल बना हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो यहाँ पे अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो आपका लगता है वो F/A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तनन प्रतिबल का मतलब क्या है? तो तनन प्रतिबल अक्षीय दिशा के अनुदिश लंबाई में वृद्धि का होना। ठीक है, तो लंबाई के अंदर जो वृद्धि हो रही है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला भारी विरूपक बल उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के लंबवत एक निश्चित दिशा, मतलब अक्षीय दिशा के अनुदिश तनन खिंचाव प्रकृति है, तो उत्पन्न प्रतिबल तनन प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? तनन प्रतिबल। तनन प्रतिबल के परिणाम स्वरूप बल की अनुदिश लंबाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे अगर बात आती है टेंसाइल स्ट्रेस की, तो टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की अपन बात कर रहे हैं तो उसकी जो आपकी रॉड है या तार भी ले सकते हो, तो उसकी लंबाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। अलोंग द लेंथ की बात होगी। दूसरा आपके पास संपीड़न प्रतिबल होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो इसका जो राइट साइड में जो रोड दे रखी है उसके अंदर अपन देख रहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की ओर लग रहा है, जो इसके अनुप्रस्थ काट के लंबाई के अनुदिश है लेकिन अंदर की ओर लग रहा है, और यहाँ पे इसकी लंबाई क्या हो रही है? छोटी हो रही है। मतलब यहाँ पे संपीड़न हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ जो प्रतिबल लग रहा है वो आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल लग रहा है। कौन? संपीड़न प्रतिबल आपका लग रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे होता है। तो अपन इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? इसकी डेफिनेशन अपन कर सकते हैं कि अक्षीय दिशा के अनुदिश लंबाई में कमी के कारण जो उत्पन्न जो प्रतिबल है वो आपका संपीड़न प्रतिबल कहलाता है। यदि किसी वस्तु पर बल उसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की लंबवत एक निश्चित दिशा, मतलब कह सकते हो अक्षीय दिशा की अनुदिश संपीड़न प्रकृति का हो तो उत्पन्न प्रतिबल संपीड़न प्रतिबल कहलाता है। संपीड़न प्रतिबल के परिणाम स्वरूप बल की अनुदिश लंबाई में क्या होती है? कमी होती है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो आपका राइट साइड में सबसे छोटी रोड आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे लेंथ जो होता है कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल से वो कम हो जाती है। तो ये आपका यहाँ पे आगे कंप्रेसिव स्ट्रेस की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा आपका आयतन, जो आपका प्रतिबल की बात की, इसमें दूसरा आपका प्रकार होता है आयतन प्रतिबल। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की अपन सिंपल सी बात करें, ये आपके सामने क्यूब दे रखी है जिसकी 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, उन सब पर आपका इक्वली फोर्स आपने लगा रखा है, एफ फोर्स आपने लगा रखा है।
तो अपन सिंपल परिभाषा भी कह सकते हैं कि सभी दिशाओं की अनुदिश एक समान बल लगने पर आयतन में परिवर्तन के कारण, किसमें परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, आयतन में परिवर्तन के कारण जो यहाँ पर आपका प्रतिबल लगता है उसको अपन क्या कहते हैं, आयतन प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी है ना। तो ये जो बल आपका जो लग रहा है, तो वो बल जो होता है वो पिंड के जो फेस है उसके एकांक क्षेत्रफल की लंबवत इस पे बल लग रहा है और एक समान बल लग रहा है। तो उसके जो आयतन में जो यहाँ प्रतिबल होता है, परिवर्तन होता है, वो आपका आयतन प्रतिबल कहलाता है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे F/A, हर फेस के ऊपर F/A आपका जनरेट हो रहा है, इक्वली जनरेट हो रहा है। तो इसके वॉल्यूम में परिवर्तन होता है। तो दो यहाँ पे वॉल्यूम आपका कम भी हो सकता है, वॉल्यूम आपका ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपकी डिफाइन करते हैं। तीसरा जो आपका होता है वो स्पर्शीय, जो नीचे वाले डायग्राम, स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल होता है। स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल आपका यहाँ डिफाइन कर रखा है। तो इसमें इस डायग्राम में आप देखोगे कि एक क्यूब आपका एक्चुअल शेप दिखा रखी है लेफ्ट साइड में, दूसरा क्यूब जो है वो जो आपका एक्चुअल सही जो क्यूब आपका है उसके ऊपर वाला जो सरफेस दे रखा है जिसके ऊपर फोर्स F लगाते हैं अपन, उसको अपन स्पर्शीय बल बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। जो उसका नीचे नीचे वाला जो फेस है जिसके सरफेस के ऊपर टिका हुआ है वो आपका फिक्स रहता है, कह सकते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स ऊपर वाले फेस के ऊपर अपन अप्लाई करते हैं, जिससे ये ऊपर वाली सतह खिसक जाती है। और वो किस एंगल से खिसकती है, फाई एंगल से, जो फिक्स वाली फाई एंगल से वो थोड़ा विरूपित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल की अगर बात करें, यदि पदार्थ पर बाह्य बल, विरूपण बल स्पर्श रेखीय दिशा में हो तो इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रतिबल जो आपका होता है वो अपरूपण प्रतिबल कहलाता है। अपरूपण प्रतिबल लगने पर पदार्थ की आकृति तो परिवर्तित हो जाती है लेकिन आकार परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, उसकी आकृति जो है, कहने का मतलब उसकी आकृति ज़रूर बदल जाती है लेकिन उसकी लंबाई और उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, केवल उसकी आकृति वहाँ आप इसकी बदल जाती है। ठीक है, तो ये आज के, उम्मीद करता हूँ आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में अपन लेके आएंगे विकृति क्या होती है और प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।